Welcome to our channel Dynamic Study Online Classes, right? तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी यार, आप लोग का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तो मैं इसे कल ही डालने वाला था, बट कुछ अज्ञात कारणों की वजह से मैं इसको नहीं डाल पाया, राइट? ठीक है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ही बुरा नहीं मानेंगे और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप लोग का कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा। आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा और आप पेपर भी दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, ठीक है? आप अपने सारे नोट्स कंप्लीट करो और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है? इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा, राइट? इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पढ़ो कि आपका कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा। इन सब चीज़ ये सब हमारे काम में नहीं आएंगी, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। और यार वीडियो का देखो, ऐसा होता है ना, कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या फिर कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कुछ काम नहीं हो पाता है, राइट? तो बिल्कुल ही फिक्र मत करो। रिसेंटली मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से नहीं डाल पाया, राइट? तो जैसे कि हम लोगों ने भी पहला पढ़ा था बेसिक्स। बेसिक्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे, ठीक है? तो उन डिफरेंट टर्म्स को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अच्छी तरीके से नोट भी किया होगा। मुझे विश्वास है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है? तो अब हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी क्या है और कंजर्वेशन क्या है। इन दोनों शब्द का मतलब पता होना चाहिए। किसी भी शब्द का अर्थ उसी के नाम में छुपा होता है। अक्सर साइंस के किसी भी शब्द का अर्थ उसी के नाम में छुपा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मतलब जीव, लिविंग, जो सांस ले सकता है। और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, जैव विविधता। मतलब जितने भी टोटल फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट है ऑन दिस अर्थ, उसको हम टोटल मिला के कहेंगे ये है हमारी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन, बचाव, उसका बचाव करना, देख रेख करना, नरिशमेंट करना, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसका बचाव करना, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यही मैं भी बोल कर आया हूँ अभी पीछे आपसे। ये टर्म किसने दिया था? टर्म दिया था मैं एडवर्ड विल्सन ने, ठीक है? Combine diversity at all the levels of the biological organization, different organization of बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने अभी लास्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में गए थे और सब कुछ पढ़ा था, ठीक है? ठीक है, उन सब का एक कंबाइंड फॉर्म डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ड विल्सन ने एक वर्ड बनाया जिसका नाम दिया उसने बायोडाइवर्सिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरी है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है कि एक एरिया में अलग अलग तरीके की स्पीसीज रह रही हैं। यानी कि एक लेक है, लेक के अंदर मछली रह रही है और जमीन पे कोई शेर रह रहा है। लेक के अंदर में किसी तरीके का छोटा सा प्लांट है और जमीन के ऊपर कोई बड़ा सा ट्री है। तो ये तो होगी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। वेरिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरिएशन बिटवीन स्पीसीज। स्पीसीज ही अलग है तो हम बोलेंगे उसे स्पीसीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ कि सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है, सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का वेरिएशन है। जैसे कि एक तरीके का प्लांट होता है कोई, और उस प्लांट के कई तरीके के फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। उसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि ब्रिंजल, ब्रिंजल एक आता है जो डार्किश कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का आता है। डिफरेंस है दोनों में, क्यों? जेनेटिक लेवल पे है तो दोनों ब्रिंजल और दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, पर दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ गया?
जेनेटिक लेवल पे। ह्यूमंस भी जेनेटिक लेवल पे 90% सेम है, 10% डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, हमें याद रखना है। वेरिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन विद इन द सेम स्पीसीज। वेरिएशन between the organism due to genetic variation within the same species। थर्ड आया इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? वेरिएशन एट द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लेवल पर। इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एक साथ सस्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी की अगर बात हो रही है तो हम सिर्फ लिविंग की बात करेंगे, नॉन लिविंग की नहीं करेंगे, एबायोटिक की नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा आता है बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा आता है गामा डाइवर्सिटी। अब इनको पढ़ते हैं, ये तीनों क्या चीजें हैं। ये देखो एक पिक्चर दिखा रखी है, इस पिक्चर से समझने की कोशिश करो। ये देखो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जिराफ, गजील्स, ये आपका वो क्या बोलते हैं, बुफेलोज, ये आपका स्ट्रेंज है, ये गजील्स हैं, आई डोंट नो, मुझे इनका नाम एग्जैक्टली सही से याद नहीं है, कुछ शायद गजील्स बोलते हैं। ये डियर होते हैं, ये डियर हैं। तो ये स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी हो गया। वो देखो पीछे ऑस्ट्रिच है, ये सारे के सारे स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं, इसलिए ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में आ गया। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये देखो सब एक ही एनिमल है बट इन सबके कलर डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, तो ये हो गए जेनेटिक लेवल पे। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो गया है। ये अलास्का की बात हो रही है, कहीं पेरू की आसपास की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? पहला ये दूसरा ये तीसरा ये। ठीक है, ये है 3 लेवल की बायोडाइवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? कोई भी एक आपने इकोसिस्टम लिया, ठीक है, कोई भी एक इकोसिस्टम ले लिया, उसके अंदर जो आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी उसको हम बोलेंगे अल्फा बायोडाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या है? कोई दूसरा इकोसिस्टम ले लो, इसके अंदर कुछ अल्फा डाइवर्सिटी होगी, इसके अंदर भी कुछ अल्फा डाइवर्सिटी होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ अलग डाइवर्सिटी बनेगी, जिसे हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। वेरिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरिएशन बिटवीन द इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम ये, एक इकोसिस्टम ये, दोनों के बीच में जो डाइवर्सिटी है उसको बोलेंगे हम बीटा। गामा क्या हो गया? इन सब का कंबाइंड सम, इन सब का कंबाइंड सम होता है गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, इट रिफर्स टू टोटल डाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। गामा बायोडाइवर्सिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, गामा डाइवर्सिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये लिख लेना आप, माइनस सी। अल्फा 1 क्या है? एक इकोसिस्टम की अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरे सिस्टम की अल्फा डाइवर्सिटी। सी का क्या मतलब हुआ? कॉमन। ठीक है, राइटिंग थोड़ा खराब रहेगा पर आप लोग लिखते जाओ। ये सब चीजें अगर एक दो चीजें जो मिस हो गई होंगी वो आप लोग लिख लो। ठीक है, ये हो गया आपका बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, गामा डाइवर्सिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, दो, जैसे हमने दो इकोसिस्टम लिए हैं, दो इकोसिस्टम की अलग अलग अपनी डाइवर्सिटी, और दोनों के बीच में जो कॉमन होगा उसे बस रिमूव कर देना है, क्योंकि वो एक बार ऐड हो चुका है, उसे हमने दोबारा ऐड किया है, इसलिए हम उसे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट एक डायग्राम है, इसको हम, जो अल्फा और बीटा की अभी हम बात कर रहे हैं तो उसी को यहाँ पर समझाने वाले हैं। ये कोई एक इकोसिस्टम है 1, ये कोई इकोसिस्टम है 2, ये कोई इकोसिस्टम है 3।
तो इसकी अपनी कुछ स्पेसीज, इसकी कुछ डाइवर्सिटी होगी, इसकी कुछ अपनी डाइवर्सिटी होगी, इसकी कुछ अपनी डाइवर्सिटी होगी, और इन दोनों के बीच में कुछ होगा डिफरेंस, इन दोनों के कुछ होगा बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया। अब इन सब के बीच में भी तो पूरा का पूरा कुछ एक डिफरेंस होगा, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। ये देखो नीचे मैंने एक आप लोग की सहूलियत के लिए बना दिया है फॉर्मूला टाइप का। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये तो मैथ्स के फॉर्मूले आ गए। नहीं नहीं, मैथ्स के फॉर्मूले नहीं है, हम लोग को बस समझने के लिए है, इनका कोई वास्ता नहीं है और क्वेश्चन भी इनसे नहीं आता है, बस हाँ हमें समझना है, इसलिए अगर आ भी जाए क्वेश्चन तो हमें उसके लिए अलर्ट रहना है। ठीक है, तो उस तरीके से गामा डाइवर्सिटी क्या है, स्पीसीज इन ए प्लस स्पीसीज इन बी माइनस ओ, ये सी हटा दो, मैंने सिर्फ दो इकोसिस्टम लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीसीज ए स्पीसीज बी, किसी एक इकोसिस्टम ए की बात कर रहे हैं, किसी एक इकोसिस्टम बी की बात कर रहे हैं, तो ए के अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है यानी अल्फा, बी के अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है बी, और जो दोनों के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, और उन तीन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा उसे हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसे हमने एक बार ऐड कर दिया, दोबारा ऐड नहीं करेंगे, इसलिए उसे हम रिमूव कर देंगे। इसे बोलते हैं हम गामा डाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी, इसमें एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, सबसे पहले ये समझो कि इसकी ये है क्या, इसका क्या मतलब हॉटस्पॉट का क्या मतलब होता है? गर्म जगह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हॉटस्पॉट का क्या मतलब होता है, कोई रीजन जिसे हमने आइडेंटिफाई किया है किसी ना किसी पर्पस से, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो हमें ऑब्जर्व करनी है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ अगर वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो वहाँ पे कई सारे चेंजेस होंगे। राइट, थर्मो में जैसे हम करते हैं ना, एक सिस्टम पूरा बना लेते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, एक सिस्टम बना लेते हैं हम लोग कि हाँ इस सिस्टम को मान लो, सिस्टम के अंदर ही हमें सारी कैलकुलेशंस करनी है, सारी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, हम सब यहीं पे देखेंगे। इसी तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें नॉर्मन मेयर ने 1988 में। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन क्या है, बायोजियोग्राफिकल रीजन विच इज हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट फ्लोरा एंड फौना अंडर कांस्टेंट थ्रेट ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज। देख रहे हो इंसान कितना खतरनाक है। ठीक है, ये कोई बायोजियोग्राफिकल रीजन क्या, वहां पे एक हमने कोई एरिया मान लिया, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी में बायो डाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट तरीके के डाइवर्सिफाइड एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो एनिमल और प्लांट हैं वो कांस्टेंट थ्रेट में है, एक्सटिंक्ट हो जाने के में, वल्नरेबल है वो। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा हो गया है, या कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए किसी भी रीजन को दो कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है, और वो दो कंडीशंस क्या है, कम से कम 1500 स्पीसीज होनी चाहिए उस जगह पे। ठीक है, ऑफ वस्कुलर वस्कुलर प्लांट्स, वस्कुलर मतलब हायर प्लांट्स, मतलब ये नहीं छोटी घास को भी आप गिन रहे हैं, वस्कुलर मतलब हायर प्लांट्स। अच्छा सर, अब कई लोग बोलेंगे सर बायोडाइवर्सिटी में आप सिर्फ प्लांट्स की बात करो, एनिमल्स की? अरे यार, अगर जंगल है, ठीक है, अगर आप जंगल को हॉटस्पॉट बोल रहे हो और वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, तो क्या वहाँ जानवर नहीं होंगे? इसलिए हम जानवर को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ प्लांट्स को लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो हम ये मान के चलते हैं वहाँ जानवर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और जो प्रेजेंट हैं वहाँ पर प्लांट्स वो एंडेमिक होने चाहिए, यानी कि वहाँ के नेटिव होने चाहिए। ठीक है, अभी समझो इस पहले पॉइंट को, या तो 15% स्पीसीज मौजूद होनी चाहिए, या 0.5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल का इतना, इतना, कितना, इतना। ठीक है, समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो 1500 स्पीसीज वहाँ की मौजूद होनी चाहिए लोकल,
या फिर 0.5 होनी चाहिए टोटल वर्ल्ड की, और वो कौन से प्लांट होने चाहिए, हायर प्लांट होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, 70% ऑफ हैबिटाट उसका लॉस्ट हो चुका हो, 70%, यानी कि सिर्फ 30% एरिया बचा है, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जब जब इसके बारे में कई ऑर्गेनाइजेशंस ने वो किया, देखा कि भैया इतना इम्पोर्टेंट है, जब नॉर्मन मेयर ने ये सब बोला तो उन लोगों ने कहा यार हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो फिर उन लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि अभी तक टोटल वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। कितने, 36, जिसमें कि 4 इंडिया के भी हैं, 36 में 4 इंडिया के। परसेंटेज निकालना जरा, 1 पॉइंट समथिंग अराउंड, 1 पॉइंट कुछ, यानी कि 1% तो सिर्फ हमारे इंडिया से है, समझो इन सब चीजों को, ठीक है। तो अब बाहर के क्या है, ये टॉपिक यूपीएससी का हो जाता है, पर अगर इस टॉपिक को अगर आप आप स्टेट लेवल एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो आपसे वो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो पूछेगा इंडिया से, इंडिया के कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और वो कहाँ कहाँ हैं, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक सबसे पहला है वेस्टर्न घाट्स, या फिर हम उसे सह्याद्री भी बोलते हैं, वेस्टर्न घाट ये है पूरा, ठीक है। और बल्कि होता यहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नीचे तक गया हुआ है, ये पूरा वेस्टर्न घाट में आता है। सिर्फ ये वाला ओशियन के अंदर का नहीं, पूरा जो लैंड मास है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट में आता है, इसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं। अब ये कहाँ, किस किस स्टेट में, ये याद कर लो, क्वेश्चन पेपर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला तो नीलगिरी, नीलगिरी में एक है सैलिएंट वैली नेशनल पार्क, नीलगिरी कहाँ पर है, नीलगिरी यहाँ पे है कहीं केरला कर्नाटका के बीच में, जो हमारा जो माउंटेन्स है, जिसको जहाँ पर वो है, ऊटी, ऊटी का नाम सुना होगा हमने, हाँ वो नीलगिरी के ऊपर ही है। तो वो नीलगिरी के ऊपर एक पार्क है, उसे बोलते हैं सैलिएंट वैली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है, राइट, जो कि फेमस है लाइन टेल्ड मकाओ के लिए। एक तरीके का बंदर है, उसका फोटो ये रहा, इस तरीके का दिखता है, ये देखो इसकी पूंछ लाइन जैसी है, ठीक है, इसीलिए इसे लाइन टेल्ड मकाओ बोलते हैं, एक तरीके का बंदर है, इसकी वजह से ये नीलगिरी फेमस है, सैलिएंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा जो हमारा है, जो चिन्हित किया गया है, वो है इंडो म्यांमार रीजन, इंडो म्यांमार रीजन ये रहा, सिक्किम, इंडो म्यांमार रीजन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो साइड साइड के जितने भी साइड के ये एरियाज हैं, यहाँ पर है ये पूरा, ये यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इंडो म्यांमार रीजन हो गया। तीसरा हमारा ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज ये रीजन पूरा, ये वाला, ठीक है, जो ये पूरा ऑरेंज हो रखा है। और फोर्थ है हमारा सुंडालैंड, सुंडालैंड है हमारा निकोबार, निकोबार इसके अंदर पूरा लाई करता है, इसको बोलते हैं हम सुंडालैंड। ये हमारे हॉटस्पॉट हैं, यानी कि इनकी 70% तो बायोडाइवर्सिटी एरिया खत्म हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत घनी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब एक नोट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये दो नाम पढ़ लो, माधव गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी, ये दोनों क्वेश्चंस हैं,
एनडीए पूछे जा सकते हैं, सीडीएस में ही पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे, यूपीएससी ईएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं, आरआरबी जेई में पूछ लिया था, सॉरी आरआरबी जेई में नहीं पूछा था, आरआरबी के किसी क्वेश्चन में पूछ लिया था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है ये एक तरीके का, ये समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक माधव गडगिल कमेटी को नियुक्त किया 2011 में, ठीक है, चेयरमैन थे उसके, तो वो गए वहां पे, बोला कि जाओ आप ये देख कर आओ कि वो वेस्टर्न घाट्स का क्या हाल चाल है, वहां पे क्या हो रहा है, क्या दिक्कत क्या पे है वहां पे। तो माधव गडगिल कमेटी ने कहा कि जी वहाँ पे सारा डेवलपमेंट रोक दीजिए, जो भी आप डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहे हो वहाँ बंद कर दीजिए, डैम्स मत बनाइए वहाँ पे, वहाँ ह्यूमंस का आना जाना बंद कर दीजिए, ट्रीज मत कटवाइए वहाँ से। तो लोकल पीपल वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए कि अगर आप यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ पे अगर आप किसी तरीके का डेवलपमेंट बंद कर देंगे तो फिर यहाँ पे तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो लोकल लोगों ने वहाँ पे किया एक प्रोटेस्ट। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और कमेटी को हायर किया, एक और कमेटी को सेंड किया वहां पे, जो थी कस्तूरी रंजन के अंडर चेयरमैनशिप में। ठीक है, कस्तूरी रंजन वहां गए, तो वहां पे उन्होंने जो वर्क किया वो था कि जो एनवायरमेंट है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे हैं। कि डेवलपमेंट अगर अच्छा बना रहेगा तो लोकल लोग बुरा नहीं मानेंगे और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और एनवायरमेंट सेव करना है तो इसलिए लोकल लोगों को साथ में लेके चलना है, कहीं वो पूरा डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो ये दो कमिटीज हैं जो हमें याद रहनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के केस में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये बताओ ये कमिटी किस चीज से लिंक्ड है, तो नीचे ऑप्शन दिया होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, आंसर मार दो जाके वहां पे चुपचाप आंख बंद करके। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो एक बार अच्छी तरीके से, ग्राफ देख लो, फोटो देख लो, जो और कुछ समझना हो वो सब समझ लो। आगे चलो, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये बताओ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ लिए, चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ लिए, और वहाँ पे कमेटी भी पढ़ ली। तो हम ये तो कह रहे हैं कि हाँ उन्हें बचाना जरूरी है, क्यों बचाना जरूरी है, क्या प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, हमें क्यों बचाना है उसे। जंगल तो भैया जंगल है, वहाँ पे पेड़ अपने आप उग रहा है, जानवर मर रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं, वहाँ पैदा हो रहे हैं, तो हमें क्यों बचाना है उसमें। ठीक है, तो उसके जो रीजंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला हैबिटाट लॉस, जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनका हैबिटाट लॉस, जैसे कि अभी हमने काजीरंगा को देखा, तो काजीरंगा में क्या हुआ, ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आ गई, ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आ गई तो क्या हुआ, 70% तो नहीं, बहुत बड़ा एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया और कई सारे गांव, सारे के सारे बाढ़ की चपेट में आ गए। और काजीरंगा का एक बहुत बड़ा एरिया चपेट में आने की वजह से क्या हुआ कि जो रेनोसोरस थे, हॉर्न राइनोसोरस की जो हम बात, वन हॉर्न राइनोसोरस की जो हम बात कर रहे हैं, वो थे उनकी वहां पे असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब वहां बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, उन्हें हायर प्लेन्स में जाना पड़ा, जो पहुंच गए वो जिंदा बचे, जो नहीं पहुंच पाए वो बह गए। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हैबिटाट लॉस के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुंदरवन की बात करें, तो सुंदरवन कहाँ पर है, यहाँ पे अर्थ पे, इंडिया के यहाँ पोर्शन पे लाई करता है, यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा सुंदरवन आता है, यहाँ पे, यहाँ डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का एरिया है, इस वेस्ट बंगाल के एरिया में लोगों ने क्या किया, जंगलों में घर बनाने शुरू कर दिए, तो टाइगर का जो एरिया था वो कवर अप हो गया। तो टाइगर क्या करेगा, टाइगर बस्तियों में घुस जाएगा, बस्तियों में घुसेगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, या तो टाइगर को जख्मी होगा या तो इंसान जख्मी होगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो हैबिटेट लॉस होने की वजह से बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो हैबिटेट लॉस नहीं हो रहा है, उनका पूरा का पूरा साइकिल खराब हो गया है, रिप्रोडक्शन से लेके उनकी ईटिंग तक का। तो ऑब्वियसली बात है उनको नुकसान होना है, डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को। तो पहला तो हैबिटेट, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, जंगल लगातार काट रहे हैं हम लोग, वहां घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। अब पेड़ों पे तो बंदर रहते थे बहुत सारे, अब बंदर कहाँ रहेंगे, बंदर आ जाएंगे शहर में, परेशान कैसे करेंगे इंसानों को। तो डिफॉरेस्टेशन एक ही मेन कारण है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। और अगर शहर में आए तो किसी गाड़ी के नीचे आ गए, मर गए, खत्म काम, हो गया बायोडाइवर्सिटी पूरा। ठीक है, एक तीसरा टर्म है फ्रेगमेंटेशन, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। हंटिंग,
पोचिंग, मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, तीनों में क्या अंतर है? हंटिंग तो राजा महाराजा भी किया करते थे पहले। कहाँ जा रहे हैं? हंट पे जा रहे हैं, बंदूक लिए और चल दिए, कहीं चिड़िया मार के ले आए, कहीं पे शेर मार के ले आए, ठीक है, शौक के लिए भी की जाती थी। लेकिन पोचर्स कौन होते हैं? पोचर्स होते हैं वो जानवर को मारते हैं उनके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए या उनके किसी एक उसके लिए, एस्थेटिक्स के लिए उन्हें मारते हैं, फिर उसको इलीगली इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं काफी ज्यादा दामों में। उनको बोलते हैं पोचर्स। मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग देखते रहते हैं, आए दिन न्यूज में आता रहता है, किसी के बस्ती में तेंदुआ घुस गया, किसी के गन्ने के खेत में तेंदुआ मिला, तो ये सब चीजें हमें, ये सब मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जहाँ पे ह्यूमन का और जंगली जानवर का सीधा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, उसे हम मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और ये आज के केस में, आजकल के रैंडम केसेस में बहुत ज्यादा हो गया है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है लोग घर पे हैं, नहीं तो उससे पहले आप देख ही रहे थे, कभी मेरठ में, कभी हस्तिनापुर में, कभी उत्तराखंड में बार बार केसेस समझ में आ रहे थे, कभी तेंदुआ निकल के आ जाता था, इवन टाइगर भी देखा गया है कई जगह पे, राइट। एक ये हो गया। तीसरा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव एलियन फॉरेन इन्वेसिव और एक्सोटिक स्पीसीज, यानी कि कहने का ये मतलब है कोई भी एक एरिया है, वहाँ किसी तरीके की घास जमती है, अब वहाँ पे किसी और तरीके का कोई प्लांट लेकर ले आओ जो इस रीजन का ही नहीं है, तो उसका कुछ अलग अपना नेचर था, वो इस नेचर में ढलने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा प्लांट ला के लगा दिया जो पानी ज्यादा लेता है, दैट इज कंज्यूमिंग मोर वाटर। अगर वो मोर वाटर ले रहा है तो वो क्या करेगा, इनका जो न्यूट्रिएंट और प्रोटीन है वो कम कर देगा, क्योंकि ये सारा कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोकल फ्लोरा और फौना है वो इससे इफेक्ट होंगे, इसलिए ये थ्रेट है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, स्मोक और एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई ऐसे छोटे जीव हैं जो मर जाएंगे, जैसे कि कोरल, कोरल रीफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम स्मोक, स्मोक प्लस फॉग, इसे बोलते हैं स्मोक, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पॉल्यूशन में एसिड रेन, इसके बारे में हम पॉल्यूशन में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, इनसे भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर ये तीन चीजें, अगर फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन बढ़ जाए, या फिर उसके अंदर पानी का पीएच वैल्यू बढ़ जाए, तो उसके अंदर की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात होगी। वहाँ के जो नेटिव प्लांट्स हैं उनकी आदत नहीं है उस चीज को, अगर वो वहाँ पर उस तरीके की एक्टिविटीज कंडीशंस हो जाएं तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देगी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। दूसरा है यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, इसे हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे 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 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। डिजर्टिफिकेशन, किसी भी जगह के वहाँ पे प्लांट्स खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम होती जा रही है किसी सॉइल की, उसे हम बोलेंगे डिजर्टिफिकेशन। पॉल्यूशन, ये सब लिंक्ड है, ये सारे के सारे, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि सारे वीडियोस देखना अच्छी तरीके से, सब लिंक्ड है, सब लिंक्ड है। अब मैं आपको बार बार नहीं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक ही चीज है, और अगर मैं अच्छे से आपको यहाँ बता दूंगा तो फिर यहाँ क्या बताऊंगा, और अगर यहाँ नहीं बताऊंगा तो फिर यहाँ आप अच्छे समझ जाओगे। बस इतना समझो, ये थ्रेट है, सारे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, ये देखो फ्रेगमेंटेशन बोल रहा था ना मैं, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन के बारे में सोचो। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? कोई भी चीज है उसे आप फ्रेगमेंट कर दो, उसके कई टुकड़े कर दो, एक इसका ये फ्रेगमेंट, एक इसका ये फ्रेगमेंट, एक इसका ये फ्रेगमेंट, एक इसका फ्रेगमेंट, तो ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे लॉस कर सकता है? फॉर एग्जांपल ये कोई क्लोज्ड एरिया ले लो आप, इस क्लोज्ड एरिया में इस तरीके के कोई स्पीसीज या फिर जानवर रहते थे, और ये जो ब्लैक एरिया है, ये मान लो ये एरिया वो है जिसमें वो एनिमल्स रहा करते थे, या फिर वो फ्लोरा और फौना रेजाइड करता था, उसका ये हैबिटाट था। या तो एरिया खत्म हो, कम हो गया, तो भी फ्लोरा फौना को डिस्टरबेंस होगा, या फिर एरिया खत्म हो जाए कुछ, तो भी फ्लोरा फौना को डिस्टरबेंस होगा। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ? है तो एरिया तो वही है, पर एरिया कम हो गया है, पार्ट्स में हो गया है, कई टुकड़ों में हो गया है।
अब मान लो जैसे कि ये कोई बड़ा सा एक आपने इनक्लोज्ड एरिया ले लिया, ठीक है, ये पूरा एक जंगल था, पर बीच में कोई आपने हाईवे खींच दिया, और हाईवे खींचने के बाद यहाँ आपने बहुत सारे घर बना दिए, यहाँ पे आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, आपने कोई होटल बना दिया। अब यहाँ पूरे जंगल में यहाँ पे मंकीज रहते थे और बर्ड्स रहती थी, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो वो आराम से टू एंड फ्रो करते थे, ये उनका पूरा हैबिटाट हुआ करता था। बट अब आप बीच में ये एक हाईवे आ गया और बीच में कुछ ये होटल्स आ गए, तो अभी यहाँ ये टू एंड फ्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो एरिया है वो डिस्पर्स्ड हो गया है, अलग अलग हो गया है, तो इनका हैबिटाट अलग हो जाएगा, इनका हैबिटाट अलग हो जाएगा। ये एक जो बीच में आपने ये एक हाईवे खींचा है, ये इनके बीच में एक बैरियर क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, किसी एक हैबिटाट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दैट इज ऑल्सो लॉस टू बायोडाइवर्सिटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्वेजिव प्लांट के बारे में, ये देखो ना, बोलो कहाँ बताया था, देखो ये देखो, ये बोल रहा था मैं, इंट्रोडक्शन टू नॉन नेटिव एलियन फॉरेन इन्वेजिव एक्सोटिक प्लांट। अब उसका एक एग्जांपल देता हूँ, उसका एक एग्जांपल है यूकेलिप्टिस। जो लोग गांव से हैं या जो लोग थोड़ा बहुत देखे हैं खेती वगैरह में, उन लोग को पता होगा यूकेलिप्टिस वगैरह लगाए जाते हैं, और जहाँ पे यूकेलिप्टिस लगाया जाता है उसके आसपास कुछ भी नहीं उग पाता जब तक यूकेलिप्टिस वहां पे रहता है। उसका कारण है, उसका कारण है क्योंकि इसे इकोलॉजिकल टेररिस्ट बोलते हैं इस प्लांट को। ये क्या करता है, वाटर कंज्यूमिंग प्लांट है, ये बहुत ज्यादा पानी यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, और ये एक ऑस्ट्रेलियन नेटिव प्लांट है। ऑस्ट्रेलिया कैसा एरिया है, गर्म, तो वहाँ जो भी प्लांट होगा वो पानी ज्यादा यूज करेगा, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन के लिए उसे पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट। फिर नंबर वन कौन सा है, सुकोई, सुकोइया, कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद में जैसे इकोलॉजिकल टेरिगर, हाँ, और यूकेलिप्टस के खुद अपने मेडिकल बेनिफिट्स हैं जिसके लिए हम उसे यूज करते हैं। अस्थमा की ट्रीटमेंट में मेडिसिन में यूज करते हैं, अर्थराइटिस की राइटिस की मेडिसिन में से यूज किया जाता है, और इसके अपने कमर्शियल यूजेस भी हैं। जो लोग यूकेलिप्टिस उगाते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ यूकेलिप्टिस का कहाँ का इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ इसे बेचा जा सकता है, ठीक है। ये इसे इकोलॉजिकल टेरिस्ट्री बोलते हैं। ये एग्जांपल किसका है, इन्वेजिव स्पीसीज का, जो किसी एक एरिया में जाते हैं उसके लोकल एरिया को पूरा बर्बाद कर देते हैं। पैरेंथियम, कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास, इसे हिंदी में गाजर घास भी कहते हैं। ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है, ये लोकल इकोलॉजी को बहुत डिस्टर्ब करती है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ऊपर वाला फोटो देखो, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ठीक है। ये इस तरीके की दिखती है। एक है वाटर हाइसिंथ, इसे बोलते हैं, ये कॉर्निया भी बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। ये साउथ अफ्रीका का एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। और बंगाल की कुछ वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसे बंगाल टेरर भी कहा जाता है। अब एक बात बताओ, ये एक पूरा लेक है, लेक के ऊपर ये इस तरीके से अगर इसे पूरा ढक ले तो क्या सनलाइट नीचे जाएगी, नहीं जाएगी। क्या ऑक्सीजन नीचे मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो फिर क्या होगा, नीचे की बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे बोला जाता है इन्वेसिव स्पीसीज। एक ऐसी आर्गेमोन होती है जिसे कि मस्टर्ड ऑयल अडल्ट्रेशन में यूज करते हैं, मिलावट के काम आता है, मस्टर्ड ऑयल की तरह दिखती है, ठीक है। एक होता है लेंटाना, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक फ्लावरिंग प्लांट, और ये भी एक इन्वेसिव स्पीसीज है। लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, पूरी बायोडाइवर्सिटी ध्वस्त हो जाती है। अब एक दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा, सॉरी, कैसे वो इफेक्ट कर रही है, लेकिन अभी इसके बारे में पढ़ो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडियन चीता, इंडियन चीता जो है वो 2 या 3 डिकेड पहले खत्म हो चुका है, क्योंकि एक्सेसिव हंटिंग की वजह से। एक्सेसिव हंटिंग कौन करते थे, वही अंग्रेज या फिर राजा महाराजा, ठीक है, पोचर्स। इन लोगों ने उसकी एक्सेसिव हंटिंग की,
ठीक है, तो वो बोला जाता है 2 या 3 डिकेड पहले इंडिया के खत्म हो गए। तो ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे ये होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इस तरीके का एनिमल था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, परमिशन दी कि वहाँ पे नामीबियन चीता यानी कि साउथ अफ्रीका से चीता लाया जाए और उसे यहाँ पे स्टेब्लिश कराया जाए। ठीक है, तो वो 2 जगह चुनी गई। कहाँ कराया गया? नारुंडेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, और पालपुल कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, इन 2 जगह पे इनको स्टेब्लिश कराया गया है। इसको बोलते हैं फास्टेस्ट लैंड एनिमल होते हैं ये, फास्टेस्ट लैंड एनिमल बोला जाता है। ये तो आप लोग को मालूम होगा, ये कोई वो नहीं है, ज्योग्राफी देखा होगा आप लोगों ने, आपको पता होगा, सब जानते हैं, राइट। इनको भी खतरा है। यहाँ तो इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो हम लोगों ने बाहर से बुलाया है। अब ये इन्वेजिव स्पीसीज है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन वहाँ के इकोसिस्टम को शूट करता होगा, इसलिए हमें अलाउ किया गया कि हाँ ये यहाँ पे रह सकता है। इसलिए हमने नामीबिया से कुछ चीते बुलाए और उन्हें हमने यहाँ पे रखा है, राइट। अब एक है हमारे पास एशियाटिक लाइन, ये पूरे एशिया में सिर्फ एक जगह मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? गिर फॉरेस्ट गुजरात में, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जैगुआर और पूमा ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। वन ऑर्ड राइनो ये सिर्फ यहाँ पर मिलते हैं, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये खत्म हो चुके हैं लगभग। पॉपुलेशन की खत्म नहीं, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, डिक्रीज हो चुके हैं। क्यों? वन ऑर्ड उनका जो सींग होता है उसकी वजह से उनकी पोचिंग की जाती है, उन्हें मारा जाता है। इस वजह से उनकी एक्सेसिव पोचिंग हुई और वो अब लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। ये 3 जगह पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, पाबीतोरा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, तीनों के तीनों असम में। और तीनों याद कर लो, सीधा क्वेश्चन पूछता है, इन तीनों में से कोई एक रख देगा, और ये क्वेश्चन जरूर आता है कहीं ना कहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वन ऑन राइनो सिर्फ यहीं पे मिलता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको बताने के लिए मैंने लगाई हुई है। ये रहा है एशियाटिक लाइन, बब्बर शेर, ठीक है। ये है प्यूमा, ये क्या है? जैगुआर, ये चीता। बोला ये दोनों तो एक जैसे हैं सर, ये इसमें क्या नई बात है? नहीं, दोनों एक जैसे नहीं है। इनका फेस देखो, इसका फेस देखो और इसका फेस देखो, ठीक है। आईज से लेके माउथ तक एक ब्लैक कलर का ये आ रहा है स्ट्रिप, ठीक है। ये चीता की पहचान है। ये जैगुआर है, इसके ऊपर बड़े स्पॉट्स होते हैं, इसको बोलते हैं जैगुआर। ये प्यूमा है। इसी तरीके की एक हिमालयन कैट भी होती है, वो भी कैट फैमिली में बिलोंग करती है। और ये कौन है? ये पैंथर है, ब्लैक पैंथर। अब कोई सर ये पूरा काला होता है? काला नहीं होता यार, इसका रंग डार्क होता है, उसके ऊपर ये डार्क ब्लू पैचेस होते हैं, ये पैचेस दिख रहे होंगे आपको, इसीलिए फोटो लगाया मैंने, ठीक है। ये वैसे ये जो है ये कई नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कूगर भी बोल देते हैं, कूगर, COUGAR। पैंथर बोलते हैं, प्यूमा बोलते हैं। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे फिर मिलेंगे आपसे, आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए। अगले मैं कंजर्वेशन बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको बायोडाइवर्सिटी बताया, क्वेश्चन पूछाए जो आते हैं, ठीक है। और यार प्लीज ना आप ना थोड़ा कमेंट वगैरह करो नीचे, बताओ मेरे को आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब तक मेरे को बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे आपको कितना और डिलीवर करना है, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ इस बेसिस पे समझा रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग भी थोड़ा प्लीज ये देखो ना कि क्या बोलते हैं, आपको क्या 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 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पेपर कहीं से देखो, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे हमारी तरफ फॉरवर्ड करो, हम उसको सॉल्व करके देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बायोडाइवर्सिटी आपको डिस्कस कर दिया। बायोडाइवर्सिटी के अभी भी कई इंटरलिंक टॉपिक है, मैं अलग एक ग्लोबल वार्मिंग में भी बताऊंगा,
पॉल्यूशन में भी हो सकता है बताऊं, ठीक है। उससे पहले अगर कहीं पे इंटरलिंक हो जाएगा तो मैं उसे वहां पे इंटरलिंक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लगभग सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग से चलेगा और आप ऐसे ही याद करो आपको याद रहेगा। और अगर ये जैसे याद नहीं हो पाते हैं, ये सब चीजें कहाँ याद हो पाती हैं, ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो क्या किया करो, जैसे कि आपका ये ऑडियो है तो यूट्यूब पे तो फ्री होगा, ऑडियो उठाया, कान में लीड लगाया, इसको लगा लो, कोई भी काम करो गाने की तरह सुनते रहो। पता मैंने ऐसे ही रखा है, आपको कहीं कुछ करना नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी की पूरी एनवायरमेंट इकोलॉजी रट जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे। लेकिन बस क्या है कि पढ़ते रहो और थोड़ा ना फीडबैक दो यार, फीडबैक दोगे तो मुझे ही पता लगेगा मुझे आपको क्या क्या और डिलीवर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, मैटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कंजर्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं भी चलता हूँ यार, ओके, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।